अभी तक आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब इसीलिए पूछ रहा हूँ। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा थ्योरी है। अगला ये क्या था, भूल गया मैं। 2.4 था ना। 2.4 टॉपिक आपका क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। ठीक। अब फोर्स को दिखाते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम रियल लाइफ प्रॉब्लम में आएगा तो वहां दिखाना होगा मुझे। तो इसके भी दो मेथड है। क्या है? तो दो तरीकों से आप इसको डिनोट कर सकते हो। किसी को पता है क्या? हाँ हाँ, एक तो वही फॉर्म हो जाएगा जिसको हम वेक्टर फॉर्म बोलेंगे, और दूसरा एक तो आपका एकदम आपने सही बोल दिया, वही वेक्टर फॉर्म किसके तौर पे बोलेंगे? वेक्टर के तौर पे। और दूसरा होता है बॉज नोटेशन। क्या है? नोटेशन का मतलब होता है नोटेट करना या डिनोट करना, है कि नहीं? बॉज नोटेशन। वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होगा और एक, ये आदत देखो तुरंत पेंशन लगता है। मैंने क्या बोला, इस स्टाइल में बंद करो, करो कॉपी को बंद। बात क्या होता है ना, दिमाग डाइवर्ट होता है लिखने में और सुनने में। जब तुम किसी चीज को शांत से सुनते हो तो 100% यहाँ हो, क्या पता कुछ अच्छा सुनो। वहां क्या है, लिख भी रहे हो, सुनो 50-50 बट गया, तो इफेक्टिवनेस कम होगी ना। वेक्टर और बॉज नोटेशन में, वेक्टर में क्या होता है, आपको एक मैग्नीट्यूड भी दिखाना हो, हाँ एक मैग्नीट्यूड भी दिखाना होगा, और दूसरा क्या दिखाना होगा? डायरेक्शन। पहली बात तो दोनों में दिखाना होगा, क्योंकि जब फोर्स एक खुद वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों में आएगा, तो इस चीज को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसमें भी आएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसमें भी आएगा। लेकिन इसमें कैसे आता है देखो, इसमें आप मान के चलते हो कि ये एक फोर्स लगा, क्या लगा, और ये F1 नाम दे दो। क्या नाम दे दो? F1। इसका कोई वैल्यू होगा 5 से 10 कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको क्या है, इसका एक डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा, आपको एक रेफरेंस लाइन लेना होगा और आपको एक एंगल बताना होगा कि ये 45 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। मतलब 45 डिग्री पे ये कुछ भी 60, 70, 90 कुछ भी था। लेकिन अब आपको पूरा फील आ रहा है, क्योंकि उसमें क्या था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, पुश पुल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो ठीक था, डायरेक्शन तो इसी ने बताया कि यहां लग रहा है, एंगल नहीं है कि नहीं? एंगल नहीं, डायरेक्शन बताया ना। अभी मैं चेंज कर दूंगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक। लेकिन 45 तो यही है, और भी है कोई 45? ऐसा नहीं है। अगला बताओ, एक और अपने एग्जांपल से बताओ, कहां बनाओ? कुछ भी हो सकता है। 45 को उस तरफ से 45 में डायरेक्शन बदल जाएगा। वेरी गुड, मैं तुम्हारा जैसा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था। इसीलिए रेफरेंस को फिक्स कर दिया गया कि एंगल हम यहीं से मेजर करेंगे और एंटी क्लॉक ही मेजर करेंगे। 2-3 बातें क्या कर दी गई, फिक्स, कि रेफरेंस लाइन हमारा यही होगा और एंगल हमेशा कैसे मेजर करेंगे, एंटी क्लॉक। तो अब ये 0 हो गया, ये फिक्स है 0 है। अब एंटी क्लॉक ही चलेंगे तो इधर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, और एक डायग्राम बनाओ, मैं इसे चाहता हूं एग्जांपल। मान के चलो ये फोर्स इधर लग रहा है, किधर लग रहा है, तो अब कैसे एंगल मेजर करेंगे? रेफरेंस लाइन ऊपर कुछ भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। रेफरेंस लाइन तो हमेशा मैंने ऐसे बोला, ऊपर नीचे कभी मैंने बोला ही नहीं। अब आप या तो ऐसे भी दिखा सकते हो, दूसरा भी तरीका है कि आप यहां से ये एंगल दिखा दो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। चलो वही करते हैं। सर जो छोटा एंगल होता है हमेशा उसी में, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन डिजाइन करने वाले हम नहीं होते, जैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको एकदम क्लियर होगा। मान के चलो अगर इधर फोर्स लग रहा है तो मैंने बोल दिया चलो यही रेफरेंस लाइन है, तो यहां से ये हो जाएगा एंगल, कोई दिक्कत? अच्छा, F1 के ऊपर देखो मैंने एरो भी लगाया, ऐसे दिखाते हैं। बॉस नोटेशन में क्या होता है कि आपको क्या होता है, हम हेल्प लेते हैं 2 कैपिटल लेटर्स का। किसका लेते हैं? 2 कैपिटल। जिससे फोर्स क्या होता है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है हमेशा, एक इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंड पॉइंट, इसे इनिशियल भी बोलते हैं और इसे ये भी। तो नाम अगर दे दिया है ए बी, क्या नाम दे दिया तुमने, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, फोर्स F1 नहीं होता। या फिर आप सिर्फ लिख दो ए बी ऐसे, तो ये हो गया आपका फोर्स। ए बी के ऊपर ये आ गया, ये था वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब बॉस नोटेशन में क्या करते हैं देखिए,
यहां भी हम 2 कैपिटल लेटर्स का हेल्प लेते हैं, 2 कैपिटल लेटर्स का, जिसे ए भी लेंगे। लेकिन ये हम कैसे करते हैं कि मान के चलो आपको कोई फोर्स दिखाना है तो एक ए इधर लिखो, एक बी इधर लिखो, उल्टा लिखते हैं, मतलब एक उधर और एक इधर। तो ऐसे लिखते हैं 2 कैपिटल लेटर्स आर रिटन अपोजिट टू ईच अदर, लिख दिया। उसके बाद आप कहीं भी लिख दो, जैसे ये F1 है और ऐसे। अच्छा, मतलब ए पे एफ, बी पे F1 का फोर्स लग रहा है। इस टाइप से, ठीक है। दोनों में अंतर दिखा। तो ये है छोटा सा डेफिनेशन, लिख लो। लॉज ऑफ मोशन नहीं लिखा है। तो जनरली ये मैकेनिक्स का आपका सिलेबस है। बिल्कुल भी 11th-12th का फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल, मैं सच बता रहा हूं। क्योंकि 11th-12th फिजिक्स से क्या है, बहुत उसमें तो खुद ही 11th-12th में 12 चैप्टर हैं, 11th में अलग, 12th में अलग। वो भी बुक पूरे 2 पार्ट्स में हाँ, डिवाइड है वो भी। तो आपको बेसिक से शुरू करना है। दूसरा फोर्स सिस्टम पढ़ना है, जो कि अभी हम सब पढ़ रहे हैं। तीसरा देखो तुरंत मोमेंट पे आ जाएंगे, और यही दोनों मिलके मेन क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। फ्रिक्शन तो इसी का पार्ट है, फोर्स का, तो ये उतना मेजर रोल प्ले नहीं करेगा। इससे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी थ्योरी वाले, जो मैं ग्राफ और आप दिखाऊंगा कि फ्रिक्शन भी 3 टाइप के होते हैं, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक लिमिट तक जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी रुका हुआ है, उसके बाद जब बॉडी मूव कर लेते हैं तब क्या फ्रिक्शन। तो ये कोई पार्ट नहीं, ये दोनों मिलकर मेजोरिटी क्वेश्चन बनाएंगे आपके लीड के लिए। सीओजी सीओएम से भी 1-2 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, इसीलिए मैं एक साथ इनको पढ़ाता हूं, ठीक है। इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। मोशन वाले पार्ट को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, ये रोटेशनल अब लिख दिया क्योंकि मुझे पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इससे आने के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम से होते हैं। तो इनको डिटेल में देख के फिर मैं बोलूंगा ये पार्ट ध्यान रखो। एसएचएम प्रोजेक्टाइल, इसमें भी एसएचएम का ज्यादा ध्यान नहीं देना है, प्रोजेक्टाइल पे ध्यान देना है। एकदम पिकआउट करके है पूरा सिलेबस। प्रोजेक्टाइल से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मशीन पढ़ोगे तो मशीन से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, मशीन के क्वेश्चन आएंगे। वर्क एनर्जी से नहीं आएंगे, लेकिन आपको अगर कभी किसी ने फॉर्मूला कुछ पूछ दिया है डायरेक्ट, जैसे कि मास इनटू एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड व्हाट, क्या फोर्स, उसी तरह अगर कोई डेफिनेशन आ गया तो वो देख लेंगे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से बहुत सवाल आते हैं। अब ये सोम का पार्ट है, क्या है, देखो कितना छाटा गया है। सोम अगर पढ़ने जाओगे ना सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, सोम इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि बच्चे 1-1, 1.5 महीना सिर्फ सोम पढ़ते हैं। उस सोम में से भी सब नहीं पढ़ के सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रेस स्ट्रेन। जबकि देखो अगर जब सिलेबस में लिखाया गया था तो यहां पर लिखाया गया था सोम। अब यहां पर लिखने का तो ऐसा लगता है कि सारा सोम पढ़ना है, लेकिन क्या सारा सोम पढ़ना है। और इसके साथ कुछ कुछ और चीजें बताऊंगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो वो मेरे हाथ में है। अगर छांट के नहीं पढ़ाऊंगा तब तो भाई इसी में लगे रहोगे और पता चलेगा कि आपकी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं हुई। मैकेनिक्स इसीलिए तो हार्ड है क्योंकि डायरेक्शन इधर उधर है, वरना मैकेनिक्स आसान है। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हो तो अप्लाइड मैकेनिक्स आसान है, लेकिन अगर मैं कुछ भी पढ़ाता रहा हूं तो 1 साल भी कम है आपके मैकेनिक्स के लिए। पढ़ते रहो, जाओ, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, सोम पढ़ाऊंगा, एफएम भी पढ़ा दूंगा, पढ़ते रहो, घूमते रहो। तुम कंफ्यूज मतलब कंटेंट के नाम पे कुछ भी थोड़ी दे दूंगा यार। तो आप पहले ये पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यू पे चले जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यों पढ़ना नहीं पढ़ना है, आप ये पढ़ो, सीधे चले जाना कहां पे, पीवाईक्यू। बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तो गड़बड़ है, वहीं पे हो जाएगा क्लियर। ओके।